और ये लगातार तस्वीर आप गुजरात के सारण की देख रहे हैं, जहां पर ये भीषण आग लगी है। सैनिटरी नैपकिन बनाने की एक फैक्ट्री में ये भीषण आग लगी है। अहमदाबाद से भी दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया है। मौके पर 18 से ज्यादा गाड़ियां पहुंच चुकी हैं और ये बताया जा रहा है कि लाखों का सामान इस आग में जलकर राख हुआ है। लेकिन गनीमत ये रही कि फायर अलार्म बजने की वजह से जो कर्मचारी अंदर मौजूद थे वो बाहर आ गए, जिससे कोई इंसान के हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन लाखों का सामान बताया जा रहा है कि वहां जलकर राख हुआ है। जनक हमारे साथ उसी जगह पर मौजूद है जहां पर इस वक्त आग लगी है और ताजा तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। जनक, इस वक्त स्थिति क्या दिख रही है आपको? देखिए मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। लगातार फायर टैंकर्स है वो अहमदाबाद से बुलाए जा रहे हैं। एक ब्रिगेड कॉल जैसे दिया हो उस तरीके की स्थिति बनी हुई है। तस्वीरें ये दूसरी भी फायर टैंकर इसके पीछे लगातार दूसरी दोनों ओर साइरन लगाती हुई दोनों ओर से एक फायर टैंकर वहां से आ रही है। रास्ते क्लियर खाली कराए जा रहे हैं। दूसरी जो फायर टैंकर है वो लगातार उस शेड से मैं आपको ये दिखाऊंगा, पेड़ के पीछे का रास्ता, वहां से फायर टैंकर्स लगातार आ रही है सायरन बजाती हुई। दूसरी एक फायर टैंकर है वो यहाँ पर भी आ चुकी है। जिस तरीके से रफ्तार से जिस उससे आप अंदाजा लगा दीजिए। देखिए जिस रफ्तार से गाड़ियाँ आ रही हैं, दोनों एक दूसरे सामने भी आ रही है, ये अंदाजा लगा लीजिए आप कि किस तरीके की स्थिति यहाँ पर बनी होगी। और लगातार आग की लपटें हैं वो अभी भी रुक नहीं रही। तो फायर टैंकर्स एक के बाद एक बुलाए जा रहे हैं इलाके में और आग को काबू में पाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरीके अर्पिता मैं ग्राउंड से आपको जो रिपोर्ट दे रहा हूँ, जिस तरीके देखिए आगे का पूरा हिस्सा ढह गया है और आग की लपटें अभी भी अंदर से आग की लपटें लगातार बाहर दिख रही है। देखिए आप आगे का पूरा हिस्सा ढह चुका है और आप देखिए आप दमकल कर्मी जो गाड़ियां हैं वो लगातार एक के बाद एक जैसे ही खाली होती है दूसरी भेजी जाती है, दूसरी खाली होती है तीसरी भेजी जाती है। 18 से ज्यादा फायर टैंकर आ गए और इसी जगह पे आगे का हिस्सा है वो सबसे ज्यादा प्रभावित है। वहाँ जहाँ पर दूसरी फायर टैंकर वहाँ पर खड़ी की गई है और वहीं से एंट्री का पॉइंट भी कह सकते हैं कि वहीं से अगर लिया जा सकता है तो आग को काबू में पाया जा सकता है। आप देखिए फायर टैंकर जो खाली हैं वो बाहर निकल रही है। उसके अलावा रास्ते हैं वो कुछ जो कोई भी रास्ते में ना आए ये भी ध्यान रखा जा रहा है। ये फायर टैंकर्स खाली करते हुए उसको कंट्रोल करने की कोशिश लगातार देखिए पानी मांग रहे हैं, पूछ रहे हैं कि अगर पानी कहीं आसपास मिले, क्योंकि यहाँ जितना खाली करके उनको अहमदाबाद न जाना पड़े और अहमदाबाद का समय बच जाए अगर पास में अगर मिल जाता है तो। आप देखिए आगे का हिस्सा आपको मैं दिखाऊंगा। अब आगे का हिस्सा मैं दिखाऊंगा, अनूप कैमरामैन है जो वो दिखाएंगे आपको। ये आगे का हिस्सा है वो पूरा ढह चुका है, जो लोहे की टीन से बना था, जहां पर लोगों को एंट्री होती थी, फर्स्ट पॉइंट होता था, जहां पीछे मटेरियल भी रखा हुआ है, पहला यूनिट नंबर 1 वहां पर। आगे का हिस्सा ये वहाँ देखिए दूसरी भी गाड़ी यहाँ पर लगातार सायरन बजाती हुई उस इलाके से आते हुए। और ये केवल एक ही जगह पे नहीं है, लगातार देखिए रास्ते खाली कराए जा रहे हैं क्योंकि इसकी इमरजेंसी ज़्यादा है। वहाँ पर है वो लगातार अनाउंसमेंट होती रहती है और आसपास सबसे ज़्यादा दूसरा हिस्सा भी मैं दिखाऊंगा आपको, कैमरामैन मेरे साथ आएंगे। दूसरा जो हिस्सा है वहाँ पर पीछे का हिस्सा जिसको कह सकते हैं, वहाँ पर भी आग की लपटें ज़्यादा दिख रही है। देखिए ये दूसरा हिस्सा पीछे का जहाँ पर आग की लपटें और टीन है वो पूरी तरह से दहते हुए ये है। देखिए पूरे का हिस्सा जो है पीछे, जो दूसरा जो मैंने कहा था, हर जगह से आपको आग को काबू में, चूंकि पूरा जो शेड है वो पूरी तरह आग की लपटों में है, तो अगर उसको रोकना है तो चारों ओर से पानी लागना पड़ा। तो यहाँ पर देखिए दूसरे जो फायर टैंकर वो भी पीछे हैं, वहाँ से आग को बुझाने की कोशिश करें। आगे फायर टैंकर से पीछे का जो हिस्सा है वहाँ पर फायर टैंकर्स लगे हैं, तो चारों ओर से इसको बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नतीजा पिछले 1 घंटे से मैं यहाँ पर हूँ, कोई इसमें फर्क यहाँ पर दिख नहीं रहा। चूंकि जिस तरीके की आग है यहाँ पर आग लगी है वो ज़्यादा है और इसमें उसको काबू में पाने के लिए और ज़्यादा कहें कि पानी की ज़रूरत पड़ेगी, लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। 18 से ज़्यादा फायर टैंकर्स यहाँ पर है, चाहे आगे का हिस्सा हो चाहे पीछे का हिस्सा हो, दोनों ओर। और ये पूरा जो शेड है ये यूनिक कंपनी का, वो आगे और पीछे का दोनों का शेड पूरी तरह से ध्वस्त होता दिख रहा है। और देखिए ये आगे का हिस्सा भी मैं लेके आया आपको। और जो दोनों दमकल कर्मी की जो दोनों गाड़ियां हैं दमकल विभाग की, ये दोनों खड़ी हुई थी। और आगे का हिस्सा मैं बार बार आपको अपने दर्शकों को बता रहा हूँ तस्वीरों में, आगे का हिस्सा है वो पूरी तरह से ढह चुका है। बड़ी मोटी जिसको कहें कि लोहे की
जो चट्टान जैसे बनी हो उस तरीके से शेड भी इस आग में काम नहीं कंट्रोल कर पाए और पूरा का पूरा शेड वो ढह गया है। वो उससे अंदाजा कि गर्मी वहाँ पर कितनी होगी। फिर दमकल कर्मी की लगातार 18 से ज़्यादा गाड़ियाँ पूरे इस इलाके को, आप ये आगे का हिस्सा दिख रहा है, उतना ही पीछे मैं आपको दूर की गाड़ी दिखाऊंगा। यहाँ पर जो एक इमरजेंसी सर्विस आ रही है, हम थोड़े पहले हटेंगे आपको, क्योंकि गाड़ी की इमरजेंसी मैं समझता हूँ। यहाँ पर देखिए सामने से जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो वहाँ से शेड से ये आग लगी हुई, वो देखिए वो आगे का हिस्सा है वहाँ पर, और वो कंट्रोल करने की कोशिश लगातार जितनी फायर टैंकर्स, दिक्कत ये हो रही है यहाँ से पानी भरने के लिए उनको अहमदाबाद तक ना जाना पड़े। ऐसे में पास में पानी की कोई व्यवस्था हो जाए, साना नगर पालिका के पास व्यवस्था हो जाए तो जल्दी आ जा सकता है, क्योंकि लगातार इस तरीके के शेड्स को में जो आग लगी है उसको बुझाने के लिए पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, केमिकल फॉर्म की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, उसको लेकर आए हैं। लेकिन अभी भी प्रयास नाकाफी दिख रहे हैं, और भी हो सकता है कि और जो मशीन या कहें और लोग हैं वो दमकल कर्मी यहाँ पर बुलाया जाए और आग को काबू में पाने की स्थिति। लेकिन मैं 1 घंटे से यहाँ पर हूँ मौके पर, और आग को लगे हुए तकरीबन 8 साढ़े 8 सुबह लगा था और तकरीबन 4 घंटे जितना वक्त होने को आया, लेकिन अभी भी आग पर काबू नहीं पाया गया है और स्थिति जस की तस बनी हुई है अभी। अर्पिता। बिल्कुल जनक, और वाकई 8 बजे से आग लगी और 12 बज गया है, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। दमकल विभाग की गाड़ियां वहां पर मौजूद है, कोशिश यही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन क्योंकि प्लास्टिक बताया जा रहा भारी मात्रा में अंदर थे, इसी की वजह से बहुत तेजी से ये आग दरअसल फैल रही है। लेकिन गनीमत यही है कि कोई भी कर्मचारी हताहत नहीं हुआ है, वक्त रहते कर्मचारी इस फैक्ट्री से बाहर आ गए। फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिशें दमकल विभाग की गाड़ियों की तरफ से हो रही है और सारे कर्मचारी सुरक्षित हैं। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है कि आग लगने की वजह हो सकती है। जनक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो पल पल के अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं, ग्राउंड पर इस वक्त मौजूद है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें ही आप न्यूज़ 18 पर देख रहे हैं। गुजरात के सारण में ये भीषण आग लगी है सैनिटरी नैपकिन की फैक्ट्री में, और उसके बाद 4 घंटे से ज्यादा का वक्त ये हो चुका है और आग पर अभी तक काबू नहीं पाया गया है। और स्थिति भी देखकर अभी ऐसा लग रहा है, जो तस्वीरों के माध्यम से दिख रही है, कि अभी 4 से 5 घंटे और लग सकते हैं आग पर काबू पाने में। जनक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनक, 18 गाड़ियां तो आप बता रहे हैं कि दमकल विभाग की वहां पर पहुंच चुकी हैं, क्या अभी और भी गाड़ियां बुलाई जा रही हैं? क्योंकि आप 1 घंटे से वहां पर मौजूद हैं, हम पिछले वक्त से ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, कोई ऐसी दिख नहीं रही है स्थिति कि अभी आग पर कोई जल्दी ही हम नियंत्रण पा लेंगे। बिल्कुल अर्पिता, ये लगातार जो गाड़ियां हैं वो आ जा रही हैं, और 18 गाड़ियां तो ऑलरेडी मौके पर हैं, और उसके अलावा भी पानी जैसे खत्म होता है उनको जाना पड़ता है। और आपको देखो, मैं बाहर के जो कल्याण के कर्मचारी हैं वो दिखाऊंगा। ये हैं जो फॉरेन कर्मी हैं, वो यहाँ पर, चूंकि मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुत सारा स्टाफ है वो फॉरेनर्स हैं यहाँ पर, और ऐसे में वो बाहर आ गए हैं। और उसके अलावा अंदर का जो हिस्सा है वहाँ पर ये दमकल कर्मी, ये देखिए भगवान की जो मूर्ति थी वो अंदर जो लगी थी, उस मूर्ति को भी वहाँ से कैसे करके बचाकर लेकर आए हैं, क्योंकि आगे का जो हिस्सा था, अब आग की लपटें हैं, वो आगे का हिस्सा है। जो वहाँ पे आपको दूसरी जो उनकी थोड़ी इमारत दिख रही है, वहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा सेंटर पॉइंट में। देखिए जूम इन करके मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सेकंड जो आपको थोड़ी ऊंची इमारत दिख रही है, वहाँ पर आग की लपटें दिख रही है, यानी आगे की जो आग थी वो अब आगे का हिस्सा उसको भी चपेट में ले लिया है। और उस आगे जो बिल्डिंग, जो एंट्री पॉइंट था जहाँ पर एडमिन और एचआर के लोग बैठते थे, वो भी उसकी चपेट में आता पूरी तरह दिख रहा है। देखिए धुआं, ऊपर का हिस्सा अगर आप देखें टेरेस का, मैं कैमरामैन को आपको जूम इन करके वो दिखाने की कोशिश करूंगा मैं। देखिए ये आगे का हिस्सा है जो शेड बना हुआ है जहाँ से दमकल की गाड़ी आ रही है, और ऊपर का हिस्सा देखिए, ये एग्जैक्टली आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जो है बिल्डिंग, वो भी अब आग की चपेट में आ चुकी है। गनीमत यही रही कि वहाँ पर किसी तरीके से वो कर्मचारी नहीं था, और उसी समय पर शिफ्ट शुरू हो रही थी, तो सबको बाहर निकाल दिया गया। और अभी देखिए गाड़ी जैसे जैसे खाली हो रही है अंदर, वो सारी की सारी गाड़ियाँ वहाँ पर बाहर आ रही है। लेकिन पानी अब खत्म होता है, तो पानी भरने के लिए उनको दूसरी जगह पर जाना पड़ता है, या वो सारण तक जाना पड़ता है, और उसके बाद यहाँ आते, तो वो जो वक्त है वो ज़्यादा लगता है। लेकिन आग जिस तरीके से लगी है, कुछ भी हाथ में नहीं लगेगा, ये बिल्कुल साफ है। कंट्रोल नहीं हो पा रही है आग, और पूरा का पूरा जो शेड है वो ध्वस्त हो गया है पूरी तरीके से।
और पूरा ये बहुत बड़ा इलाका है ये पूरी कंपनी का, और ये पूरा का पूरा कंपनी का शेड है वो ध्वस्त हो चुका है। पूरा मटेरियल अंदर जो सामान था वो पूरी तरह आग में खाक हो चुका है, कुछ भी अब हाथ नहीं लगेगा। आगे का हिस्सा है वो भी अब उसकी आग की चपेट में आता दिख रहा है, तो वो भी थोड़ी देर बाद उसको भी बुझाने की कोशिश फिलहाल अभी कर ही रही है दमकल कर्मी। या आगे आप देखिए एक गाड़ी आगे लगी है, वो अब आग को बुझाने की कोशिश कर रही है। अंदर से ऊपर चढ़ाई है और चढ़ाई से अंदर जाया जाता है जो पूरा जो हिस्सा है वहाँ पर, लेकिन वो भी अब चपेट में आ गया है, तो आग काबू में पाता फिलहाल नहीं दिख रहा। कामरी साहब एक मिनट देखिए, डिप्टी एसपी कामरी साहब अंदर होके आए हैं, उनसे बात करते हैं बेसिकली कि किस तरीके की स्थिति रही है। मैं उनसे बात करता हूँ, वो बात करने के लिए तैयार है। अभी कामरी साहब आ चुके हैं वहाँ पर। एक मिनट सर क्या स्थिति है अभी सर अंदर? सर क्या स्थिति है अभी वहाँ पर, क्या बनी हुई स्थिति? अभी तो वो 24 फायर फाइटर आ गए हैं, अंदर की आग बुझ नहीं रही है क्योंकि वो इसके जो डायपर के मटेरियल है वो ज्वलनशील है, इसलिए इसकी आग की कंट्रोल करने के लिए थोड़ी तकलीफ हो रही है। लेकिन 24 टोटल जिले के फायर फाइटर आ गए हैं, लेकिन कोई जानहानि नहीं है, इसलिए आग बुझाने की काम अभी चालू है। सर पता चला किस वजह से आग लगी थी अभी? जो इसका एचआरए बता रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग हुई थी, क्योंकि वो डायपर की मटेरियल था, एकदम कॉटन था, इसलिए इसकी आग झपट में आ गए थे। तो कोई अंदर तो अभी है नहीं सर? न कोई अंदर नहीं है, जानहानि की कोई कैजुअलिटी नहीं है, कोई ईजा भी किसी को नहीं है। तो कितना वक्त लग सकता है जिस तरीके से आग की? 2-3 घंटे लगेंगे, क्योंकि आग की इतनी बड़ी जो सेंसिटिविटी है इसलिए लगे 2-3 घंटे लगेंगे अभी। बिल्कुल, तो ये थे केटी कामरे साहब जो साफ तौर पे बता रहे हैं कि आग लगने में जिस तरीके से लगी है 2 से 3 घंटे तो अमूमन लग सकते हैं। अनूप आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे, वहाँ से आगे का हिस्सा भी मैं थोड़ा दिखाऊंगा क्योंकि अब लोग यहाँ पर ज़्यादा इकट्ठा हो चुके हैं। हम वहाँ से बाहर आते हैं, आपको और तस्वीरें दिखाऊंगा। देखिए ये दूसरा हिस्सा है, वो भी पूरी तरह से चपेट में। देखिए वो वहाँ पर आग को काबू में पाने की कोशिश हो रही है, वो दमकल कर्मी पूरे शेड को कट कर रहे हैं, वो पूरा शटर है उसको तोड़ रहे हैं। वो शटर को तोड़ने के बाद अंदर अगर धुआं वहाँ बाहर निकल जाए, देखिए एक दमकल कर्मी जो आपको दिख रहा है, कैमरामैन को आपको जूम इन करके वो दिखाएंगे कि वो कर्मचारी वहाँ पर शटर तोड़ रहे हैं, जो आगे वो सफल नहीं हुए थे। अब पीछे से अगर वो शटर तोड़ा जाता है तो आग को, या कहें कि जो धुआं है उसको निकलने का अगर स्पेस रहता है, वैक्यूम अगर वो निकलता है तो वो वहाँ पर थोड़ी आग पर काबू पाया लिया। लेकिन पीछे का शेड पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, और आगे का हिस्सा वैसे भी जलकर खाक हो गया है। ये आपको फायर टैंकर्स की बौछारें दिख रही हैं आगे, और वो देखिए आप आगे उसको आगे से आग से बुझाने की कोशिश है। और जो मैंने पहले बताया था, वो जो आगे का हिस्सा है, जो यहाँ पर एडमिन एचआर बैठता है, वो भी पूरी तरह से बिल्डिंग उसके आगोश में है। देखिए आगे का हिस्सा पूरी तरह से उसको भी चपेट में ले लिया है। तो ये पूरा शेड है वो एक दूसरे से सटे हुए हैं और एक ही जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर है, तो आगे का हिस्सा भी उसके आग की चपेट में आ गया। पीछे किसी भी तरीके से आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, शटर तोड़ कर धुआं अगर निकल जाता है तो देखिए वो शेड उठाया है दमकल कर्मी, उसके पूरे शेड को उठा लिया है, और वहाँ से कुछ फिलहाल अभी धुआं इतना ज़्यादा है कि ज़्यादा दिख नहीं पा रहा। लेकिन यहाँ से मैं जो देख रहा हूँ उसके मुताबिक दमकल कर्मियों ने एक हिस्सा है उसको कटर से तोड़ दिया है, तो इसके चलते धुआं लगातार वहाँ ज़्यादा दिख रहा है। और उसी तरीके से आगे भी वो कर सकते हैं, तो आगे का जो हिस्सा है वो अभी अगर तोड़ दिया जाए तो धुआं निकलने का एक स्पेस रहेगा, और उसके चलते वहाँ से भी पानी की बौछारें अगर लगाई जाए तो आग काबू में पाई जा सकती है। बिल्कुल, और सुबह 8 बजे से ये आग लगी हुई है। जानकारी दमकल विभाग की गाड़ियों को दी गई, मौके पर पहुंची हैं गाड़ियां, 18 गाड़ियां इस वक्त मौजूद हैं। कोशिश है कि आग पर काबू पा लिया जाए, लेकिन तस्वीरें जरा आप देखिए, और तस्वीरों को देखकर ही आप समझ सकते हैं कि अभी और वक्त आग पर काबू पाने में लग जाएगा। सभी सुरक्षित हैं जो कर्मचारी थे, क्योंकि फायर अलार्म बजा जिसके बाद कर्मचारी बाहर आ गए। ये गनीमत जरूर रही, लेकिन ये बताया जा रहा है लाखों का सामान इसमें जलकर राख हुआ है, और इसका जो धुआं है वो पूरे इलाके में भरता हुआ नजर आ रहा है। काफी दूर से ही ये धुआं उठता हुआ देखा जा सकता है। कोशिश अभी आग पर काबू पाने की है। अब क्या किया जा रहा है, दरअसल हिस्से को काटा जा रहा है ताकि टीन शेड जो है उसको हटाया जाए और आग पर काबू पाया जा सके। आग की लपटें अभी भी वहां से उठती हुई नजर आ रही है। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। शॉर्ट सर्किट की वजह से बताया गया कि ये आग लगी है, और उसके बाद तब से मतलब आप समझिए 4 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। कोशिश यही है कि आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन अभी तक फिलहाल आग पर काबू नहीं पाया गया है। और ये तस्वीरें आप देखिए, न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं।
उधर भारत चीन सीमा विवाद पर जारी तनाव के बीच और दोनों देशों के बीच संयुक्त सचिव स्तर की बातचीत होगी। बताया जा रहा है कि यह बातचीत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। खबर है कि इस बैठक में सीमा पर जारी तनाव पर चर्चा होगी। 2012 में दोनों देशों के बीच सीमा के मामलों पर बने समूह WMCC के बैनर तले ये बैठक बुलाई गई है। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले सीमा विवाद पर हुई कोर कमांडर स्तर की बातचीत में दोनों देश पूर्वी लद्दाख सेक्टर में तनाव दूर करने पर सहमत हुए थे। तो आज ये एक और बातचीत है जिसके माध्यम से दरअसल सीमा विवाद को सुलझाने की कोशिश हो रही है। आपको बता दें, दोनों देशों के बीच संयुक्त सचिव स्तर पर यह बातचीत होगी। ये भी जानकारी कि ये बातचीत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। संदीप और अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या जानकारी? देखिए 12:30 बजे के समय जो है निर्धारित किया गया है दोनों देशों के बीच बातचीत के लिए। ये इस महीने जो है ये दूसरी बातचीत है। अमूमन इस तरीके की बातचीत इतने कम समय के अंतराल पे नहीं होती, लेकिन जिस तरीके की सिचुएशन LAC को लेकर दोनों देशों के बीच में है, तो ऐसे में जल्द से जल्द जो कम से कम टेंशन को डिफ्यूज़ किया जा सके, एक आम राय बनाई जा सके कि क्या स्थिति वहाँ पर किस तरीके से दुरुस्त होनी है। 5 तारीख को जो है एक पहली बार बैठक हुई थी इसकी, क्योंकि 6 तारीख को कोर कमांडर स्तर की बातचीत होनी थी। उससे पहले कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दे जो कि उस बैठक से पहले जो है सुलझ जाने चाहिए, उसको लेकर आपस में बातचीत हुई थी। लेकिन 6 तारीख की बातचीत के बाद 15 तारीख को जो गलवान में हुआ, उससे जो है कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है खटाई में आ गई। और उसके बाद 22 तारीख को कोर कमांडर लेवल की बातचीत के बाद जो है स्थितियां आप सुधरी हैं। दोनों देश जो है इस बात पर सहमत हुए कि टेंशन नहीं चाहिए LAC पे, और चीन जो है अपनी सेना को लेकर वापस जा रहा है। लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी मोडालिटीज़ हैं जिसको पूरा करना है, और उसी के मद्देनज़र बताया जा रहा है कि 12:30 बजे जो है बैठक होनी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होनी है। और उम्मीद यही की जा रही है कि अब जब डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस जारी रहेगा, क्योंकि आपको भी याद है कि उस वक्त जो है गलवान में डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस जारी था, उस दौरान इस तरीके की हिंसा हुई थी। तो अब कोशिश ये रहेगी कि डिप्लोमेटिक चैनल से भी इस बात की तस्दीक कर ली जाए कि इस तरीके के दौरान जब सेनाएं जो है पीछे जा रही हों, उस तरीके से कभी भी ऐसा माहौल ना बने, ऐसी हिंसा ना हो। तो उम्मीद की जा रही है कि एक अच्छे वातावरण, अच्छे माहौल में बातचीत होगी, और हो सकता है कि देर शाम तक जो है विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई बयान भी जारी हो इसको लेकर कि आखिर बैठक में क्या हुआ, किस स्तर पे बातचीत हुई है। लेकिन अभी डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है, और कई जगह से जो है जैसे कि दोनों देशों के कोर कमांडर के बीच में सहमति बनी थी, उस हिसाब से जो है कार्रवाई आगे जारी भी है। लेकिन अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि चीन की सेना कितने पीछे गई है। अपडेट जो है वो हो सकता है कि देर शाम तक आए, क्योंकि खुद सेना प्रमुख जो है इस वक्त लद्दाख के दौरे पर है, लेह में। संदीप, यानी देखिए 12:15 के करीब हो चुके हैं और अब 12:30 बजे बता रहे हैं आप ये महत्वपूर्ण जो है बातचीत होगी, जिसमें आप ये कह रहे हैं कि कल तो पहले ही बात जो कोर कमांडर के लेवल की हुई उसमें सारी चीजें सुलझा ली गई थी। आज ये जो बैठक हो रही है, इसमें क्या आगे के लिए ऐसी स्थिति ना पैदा हो दोनों ही तरफ से, क्या इस विषय पर भी कोई चर्चा हो सकती है? बिल्कुल, देखिए चर्चा जो है तमाम उन मुद्दों पर होगी जो कि हमेशा से ही विवाद का कारण रहे हैं। भारत और चीन के बीच जो सीमा विवाद है वो बहुत जटिल है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ परसेप्शन है कि हमारी सीमा यहाँ तक है और चीन की सीमा यहाँ तक है, कोई क्लियर बाउंड्री वहाँ पे नहीं है। और ऐसे में अगर जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में भी इस तरीके की स्थितियाँ हो सकती है, क्योंकि चीन जो है उसकी बातों पर भरोसा कर पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो कहता कुछ है करता कुछ है। तो कोशिश यही की जाएगी कि डिप्लोमेटिक स्तर पर जो है कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट बिल्डअप किया जा सके, एक विश्वास बढ़ाया जा सके कि कभी भी ऐसी स्थिति होती है सीमा पर पेट्रोलिंग के दौरान दोनों सेनाएं जो आसपास होती है, जो पुरानी ड्रिल्स जारी हैं कि अगर कभी भी ऐसे पेट्रोलिंग के दौरान आमने सामने आते तो बैनर ड्रिल होता है, बातचीत के जरिए जो है लोकल कमांडर स्तर की बातचीत के जरिए चीज़ों को ठीक किया जाता है। तो अमूमन वो जो है गलवान के बाद कहीं ना कहीं डिरेल होती नजर आई है। तो उम्मीद की जा रही है कि कूटनीतिक स्तर पर जो है कोशिश की जाएगी जो डिरेलमेंट हुआ है उसको फिर से पटरी पर लाया जाए, और पुरानी व्यवस्था जो है फिलहाल जो उसको जो है सुचारू रूप से आगे चलाया जा सके। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पूरे रीजन में भारत और चीन के बीच अगर तनाव होता है तो उसका असर जो है इस पूरे इलाके में पड़ता है। और क्योंकि भारत और चीन के साथ व्यापार संबंध भी है, बाकी अन्य देशों के भी व्यापारिक संबंध है, और यहाँ पे अगर डिस्टर्बेंस होती है तो इसका असर जो है पूरे वर्ल्ड की मार्केट पे भी पड़ता है। तो इसी को ध्यान में रख के जो है बातचीत जरूर होगी, और उम्मीद की जा रही है कि कोई ठोस हल निकालने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जब तक LAC का परसेप्शन है, लेह में सेना प्रमुख
प्रमुख नरवणे आज सेना के दूसरे बड़े अधिकारियों के साथ बैठक कर हालात का जायजा लेंगे। चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद के बीच सेना प्रमुख कल ही लेह के दौरे पर गए थे और आज सेना प्रमुख नरवणे सीमा की अग्रिम चौकियों का दौरा भी कर सकते हैं। कल सेना प्रमुख ने लेह में अस्पताल का दौरा किया और चीन के साथ झड़प में घायल हुए जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला भी बढ़ाया। उधर रक्षा मंत्रालय ने साफ कर दिया कि मॉस्को में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चीन के रक्षा मंत्री से कोई मुलाकात नहीं होगी। रक्षा मंत्री दूसरे विश्व युद्ध की सालगिरह पर आयोजित विक्ट्री परेड कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इस समय मॉस्को में है। चीन के रक्षा मंत्री भी इसी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया था कि चीन के रक्षा मंत्री आज राजनाथ सिंह से मुलाकात कर सकते हैं। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस तरह की कोई मुलाकात नहीं होगी। तो अब भारत की तरफ से रक्षा मंत्रालय की तरफ से क्लियर किया गया है कि जिस तरीके की बात दरअसल ग्लोबल टाइम्स में लिखी गई थी कि चीन के रक्षा मंत्री आज राजनाथ सिंह से मुलाकात कर सकते हैं, वो उसमें अब तस्वीर क्लियर की गई है कि ऐसी कोई मुलाकात जो है वो प्रपोज नहीं है। और फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, दोनों ही देश के रक्षा मंत्रियों की मुलाकात फिलहाल अभी नहीं होगी। काम अभी चालू है। सर पता चला किस वजह से आग लगी थी अभी? जो और ये मॉस्को की तस्वीर आप देख रहे हैं, विक्ट्री परेड डे जिस पर शामिल होने के लिए ही राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री वहाँ पहुँचे हैं और ये परेड अब से थोड़ी देर में यहाँ पर शुरू भी होने जा रही है। और इसी के लिए दरअसल राजनाथ सिंह वहां पर पहुंचे हैं और इन्हीं सबको लेकर चीन का कहना था कि वहां पर राजनाथ सिंह से मुलाकात होगी। लेकिन अब ये भारत की तरफ से राजनाथ सिंह की तरफ रक्षा मंत्रालय की तरफ से क्लियर कर दिया गया है कि इस तरह की कोई मुलाकात फिलहाल नहीं होने वाली है। हालांकि ग्लोबल टाइम्स ने यह जरूर दावा किया था कि वहां पर राजनाथ सिंह से चीन के रक्षा मंत्री आज मुलाकात कर सकते हैं, जिस पर स्पष्टीकरण देते हुए रक्षा मंत्रालय की तरफ से स्थिति स्पष्ट की गई कि ऐसी कोई मुलाकात वहां पर नहीं होने वाली है। तो मॉस्को में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त मौजूद हैं और वहां पर ही ये कहा जा रहा था कि चीन के रक्षा मंत्री भी मौजूद हैं, क्या उनकी मुलाकात हो सकती है, ये कयास लगाए जा रहे थे, जिसको लेकर ग्लोबल टाइम्स ने ये कहा कि ये मुलाकात होनी है। लेकिन रक्षा मंत्रालय ने क्लियर किया कि वहां ऐसी कोई मुलाकात नहीं होनी है। और ये मॉस्को की तस्वीर आप लाइव देख रहे हैं इस वक्त। वहां पर विक्ट्री डे परेड की शुरुआत ये हो चुकी है, जिसमें शामिल होने के लिए राजनाथ सिंह वहां पर पहुंचे थे। और इसी के साथ साथ आप यहाँ पर ये तस्वीर यहाँ व्लादिमीर पुतिन आप देख रहे हैं तस्वीरों में, यहाँ राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। और यहीं पर दरअसल चर्चा हो रही थी कि इस मौके पर विक्ट्री डे परेड के मौके पर क्या यहाँ चीन के रक्षा मंत्री और भारत के रक्षा मंत्री की क्या मुलाकात होगी, वो भी इस संदर्भ में कि जो स्थिति फिलहाल चीन और भारत के बीच चल रही है, सीमा विवाद को लेकर यहाँ पर बातचीत हो सकती है। ग्लोबल टाइम्स ने दरअसल ये खबर छापी जिसमें उसने लिखा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात उनके रक्षा मंत्री की होगी। लेकिन रक्षा मंत्रालय भारत की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया कि ऐसी कोई मुलाकात वहां पर प्रपोज्ड नहीं है, प्रस्तावित नहीं है। ऐसी कोई भी मुलाकात फिलहाल नहीं होने वाली है। फिलहाल ये तस्वीर आप मॉस्को से ही लाइव देख रहे हैं, विक्ट्री डे परेड जिसमें शामिल होने के लिए राजनाथ सिंह वहां पर गए हैं। तो ये मॉस्को की ही तस्वीर आप देख रहे हैं और यहाँ पर तमाम देश के नेता मौजूद हैं। राजनाथ सिंह भी यहाँ पर मौजूद हैं। उधर चीन सीमा विवाद पर बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर चीन के मुद्दे पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया और चीन पर कांग्रेस के रुख में नरमी पर भी सवाल उठाए। यही नहीं, उन्होंने 2012 में लोकसभा में पूछे गए सवालों का हवाला देते हुए कांग्रेस के शासन ने भारत की 78,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा जमीन पर चीन और पाकिस्तान का कब्जा होने का आरोप लगाया। भ्रम की राजनीति, भ्रमजान फैलाया है। माँ बेटे ये जवाब दे कि आपके परिवार ने, क्योंकि जितने भी मुख्यतः ये ट्रीटी साइन हुई है, आपके परिवार या आपके परिवार के नीचे जिन लोगों ने काम किया है उनके द्वारा किया गया है।
नेहरू से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक। आप बताइए ये 78,000 स्क्वायर किलोमीटर, आप जानते हैं 78,000 स्क्वायर किलोमीटर कितना होता है? हिंदुस्तान के 2 राज्य मिला देंगे तो उनके बराबर ये जमीन होती है। 2 हरियाणा मिला देंगे तो उस प्रकार का एक जमीन होता है। उतना आपने हिंदुस्तान को छोड़ दिया आपने। क्यों दिया 78,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन आपने? आज भी वो भ्रम की स्थिति को पैदा कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं। कल CWC की मीटिंग हुई, शाम तक राहुल गांधी जी ने भी फिर सरेंडर का राग अलापा था, ये आपने देखा था। इनका बिल्कुल सही नाम नड्डा जी ने दिया है, द रिजेक्टेड एंड द इजेक्टेड डायनास्टी। ये एक ऐसी डायनास्टी है जो रिजेक्टेड हो चुकी है। देखिए, हिंदुस्तान आज एक लोकतंत्र है, परिवारशाही नहीं है। इस परिवार और इस परिवार के राज को, इस डायनास्टिक रूल को कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। एंड दे हैव बीन इजेक्टेड। एक तरह से राजनीतिक पटल से इनको इजेक्ट कर दिया गया है, बाहर उनको फेंक दिया गया है। वहीं चीन मसले पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गांधी परिवार पर निशाना साधा। जेपी नड्डा ने ट्वीट कर लिखा कि एक खानदान की वजह से हजारों किलोमीटर जमीन गई। यही नहीं, नड्डा ने कहा कि सियाचिन भी इसी खानदान की वजह से जाने वाला था। जेपी नड्डा अब सीधे सीधे गांधी परिवार पर हमला करते हुए उनका कहना है कि एक तो जिस तरीके से राहुल गांधी का ट्वीट आ रहा है उसको लेकर ही ये कहना कि एक खानदान की वजह से कई किलोमीटर जमीन हमारी चली गई और एक खानदान की वजह से सियाचिन भी जाने वाला है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर लिखा कि एक राजवंश और उसके वफादार एक ही परिवार को विपक्ष की तरह मान रहे हैं। एक राजवंश झूठ बोलता है और उसके वफादार उसे फैलाने में जुट जाते हैं, जैसे इस वक्त में ये सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। एक और ट्वीट जेपी नड्डा ने लिखा कि एक खानदान की वजह से हजारों किलोमीटर जमीन चली गई। सियाचिन ग्लेशियर भी लगभग जाने ही वाला था और न जाने क्या क्या, इसी वजह से राष्ट्र ने इन्हें खारिज कर दिया। इस तनाव के समय श्री राहुल गांधी पे रॉयल डायनेस्टी का तंज कसने का वक्त नहीं है, बल्कि देश को भाजपा की रॉयल बेवफाई पे सफाई देने का वक्त है कि क्यों देश के इतिहास में पहली बार आज भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री सेना की नहीं बल्कि चीन की वकील बने बैठे हैं। क्यों लाल आंख दिखाने की बजाय चीन का नाम लेने से भी आंखें चुराए बैठे हैं। क्यों आज लाल आंख की बात करने वाले आज विदेश नीति को खाक में मिलाए बैठे हैं। अध्यक्ष को आज आरोप लगाने का नहीं, हिसाब देना चाहिए कि क्यों 2015 के बाद 2200 से अधिक जो घुसपैठ हैं वो बढ़ गई। तो दिल्ली में पहली बार डीजल अब पेट्रोल से महंगा हो गया है। पेट्रोल के दाम में आज कोई बदलाव नहीं हुआ, जबकि डीजल के दाम में 48 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। दिल्ली में अब डीजल के दाम 79 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर हो गए, जबकि पेट्रोल के दाम 79 रुपए 76 पैसे हैं। पिछले 18 दिन में डीजल के दाम 10 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर तक बढ़े। मुंबई में भी पेट्रोल के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। वहां पर पेट्रोल के दाम 86 रुपए 49 पैसे है, जबकि डीजल के दाम 45 पैसे बढ़े हैं, जिसके बाद कीमत 78 रुपए 16 पैसे हो गई। पहले भैया फुल कराते थे, कम से कम 1000 रुपए का डलाते थे, अब 100-200 का डला रहे हैं। क्या किया जाए? डीजल बढ़ रहा है, इससे बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। सारी तो चीज़ इससे महंगाई है। इसी से जो सामान जाएगा, भाड़ा जाएगा, या डीजल पेट्रोल जितना भी सामान गाड़िए से जाएगा, तो जो भाड़ा बढ़ेगा तो सामान भी बढ़ेगा। डीजल का दाम बढ़ रहा है, सरकार किसान आदमी को कोई फायदा नहीं है। अरे हम तो चाह रहे हैं कि सस्ता हो, लेकिन ये सस्ता होने की गुंजाइश नहीं। दिन प्रतिदिन कहीं 2 रुपए कहीं 4 रुपए ऐसे करके बढ़ रहा है। इतना नहीं बढ़ना चाहिए, आम पब्लिक के लिए दिक्कत हो जाएगी। डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो किसानों को बड़ी परेशानी हो रही है। धान लगाना है, सींचना है, तमाम काम है किसानों के, जिसमें पानी की ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा से ज़्यादा, तो उनको बहुत कष्ट इस समय हो रहा है। पिछले 17 दिनों से डीजल और पेट्रोल के दाम में लगातार वृद्धि हो रही थी, लेकिन 18वें दिन थोड़ा सा बदलाव है, क्योंकि आज पेट्रोल के दाम में किसी प्रकार की कोई वृद्धि दर्ज नहीं की गई है, लेकिन डीजल के दाम में बढ़ोतरी लगातार जारी है। मैं दादर के पेट्रोल पंप पर हूं और आज का जो दाम है वो आपको मैं दिखा देता हूं। आज का पेट्रोल का जो दाम है वो है 86 रुपए 49 पैसे, यानी कल भी यही दाम था और आज भी यही दाम है। किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं है। दूसरी चीज जो है, जो डीजल का दाम है वो आज 78 रुपए 16 पैसे है।
कल ये दाम 77 रुपये 71 पैसे था, यानी 45 पैसे की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं पिछले 3 दिनों की अगर बात करें तो डीजल में करीब 2 रुपये की वृद्धि दर्ज की गई है और जिस गति से डीजल के दामों में वृद्धि जारी है, आने वाले दिनों में पेट्रोल से ज़्यादा डीजल के दाम होने की पूरी उम्मीद नजर आने लगी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल ने कहा कि मोदी सरकार में कोरोना और पेट्रोल डीजल के दाम अनलॉक कर दिए गए। राहुल ने ट्वीट किया कि मोदी सरकार ने कोरोना महामारी और पेट्रोल डीजल की कीमतें अनलॉक कर दी हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी विधायक तमुनाश घोष की कोरोना से मौत पर राजनीति तेज हो गई। फाल्टा विधानसभा से 3 बार विधायक रहे तमुनाश घोष की कोरोना से मौत पर सीएम ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने दुख जताया। इसके बाद बीजेपी ने ममता बनर्जी के ट्वीट पर सवाल उठाए और कहा कि सीएम ममता ने अपने संदेश में कोरोना का जिक्र नहीं किया। बीजेपी ने ममता पर कोरोना के आंकड़े छिपाने का भी आरोप लगाया। बीजेपी नेता दिलीप घोष हमारे साथ हैं। दादा, एक विधायक की मौत हुई है टीएमसी के, और क्या कहेंगे राज्य की क्या परिस्थिति है? मुख्यमंत्री ने जो ट्वीट किया है उसमें कोविड की कहीं चर्चा नहीं है। नहीं, परिस्थिति तो भयानक है, काफ़ी दिन से बिगड़ रही थी। सरकार यहाँ की मानने के लिए तैयार नहीं है। उनके मंत्री बीमार पड़े पूरा परिवार के साथ। ये विधायक काफ़ी दिन से बीमार थे, वेंटिलेशन में थे, दुर्भाग्यजनक मौत हुई उनकी। क्या आंकड़े छुपाए जा रहे हैं? आंकड़े तो पहले से छुपाए जा रहे थे। अभी भी देखिए कितना बेवारिस डेड बॉडी मिली है, उसको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई। लोग बाहर रास्ते में आ गए, कहाँ क्यों 15-15 20-20 डेड बॉडी छुपा के रखा था, कहाँ का डेड बॉडी, किसका डेड बॉडी, किसी को कुछ मालूम नहीं है। और यहाँ घोषणा हो जाता है रोज़ कि इतना बेड खाली है हॉस्पिटल का, उतना बेड खाली है। अब हॉस्पिटल में पूछो, बोले हमारे हॉस्पिटल अभी तैयारी नहीं हुआ है, लेकिन 500 बेड खाली है, ऐसा सरकार बता देता है। हर आंकड़े में कहीं ना कहीं धांधली होती है।